हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर अपन सेंटर ऑफ मास की आगे की डिस्कशन करेंगे। जैसे अब तक अपन ने जो सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स है उसके सेंटर ऑफ मास देखे कहाँ कहाँ रहते हैं। अब अपन सेंटर ऑफ मास की थोड़ी कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने पास था RCOM, फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विच वाज m1r1 प्लस m2r2 अप टू mnrn डिवाइड बाय टोटल मास। उसी तरीके से अगर मैं VCOM निकालता, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इसी इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दो। इसी इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये हो जाएगा d RCOM बाई dt। और देखो ये टर्म तो कांस्टेंट है, वो तो नीचे आ जाएगी अलग से। हर एक टर्म के साथ d बाई dt मल्टीप्लाई होगा तो d R1 बाई dt आ जाएगा। यहां से m1 कॉमन और यहाँ आ जाएगा dr1 बाई dt, तो हो जाएगा v1। तो दिस विल बिकम m1 v1 प्लस m2 v2 अप टू mn vn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 अप टू m2। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और सेम तरीके से अपन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी इसी तरीके से निकालेंगे, dvcom by dt that will be m1a1 plus m2a2 up to mn an divided by total mass। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले अपन यूज करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास यूज करने के लिए, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यूज करने के लिए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यूज करने के लिए। अब किसी भी चीज पे जो नेट फोर्स लगता है, जो भी नेट फोर्स लगता है, अगर तुम्हें याद हो तो नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, F net on the particle, that is equal to mass into, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, mass into acceleration of center of mass। दिस इज द रियल फॉर्मूला। ठीक है, अगर दो पार्टिकल है कि A1 A2, तो मैं लिखूंगा कि व्हाट इज द नेट फोर्स, तो मैं मास इनटू A1 प्लस मास इनटू A2 ऐसे नहीं करूंगा। इट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, राइट। एंड लेट्स सपोज कोई एक सिस्टम मुझे ऐसा दिया है जिसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन है 0। ठीक है, और यू कैन से इफ नेट फोर्स इज गिवन एज 0। ठीक है, ये एक अपना केस है जब नेट फोर्स 0 दिया होगा। मुझे ऐसा दिया है कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू 0। बॉडी इक्विलिब्रियम में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। किसी भी बॉडी पे नेट, किसी भी सिस्टम का नेट फोर्स 0 है उसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगी ही रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर दो मासेस है, ये है m1, ये है m2, तो जो न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है वो अपन को ये बोलता है कि कोई भी दो मास है m1 m2, अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, g m1 m2 by r square। दिस वाज न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, तो अब इस फोर्स का देखो तो ये वाला पार्टिकल भी इसको अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा, और ये वाला पार्टिकल भी इसके ऊपर इतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, दिस इज F1, लेट्स से दिस इज F2, और यहाँ पर F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसको हमने एक्शन रिएक्शन पेयर भी बोला था, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है, सिस्टम मूव भी कर रहा हो, जैसे यहाँ पर मूव कर रहा है। अब मुझे ऐसा दिया है कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। अगर किसी भी सिस्टम पे अगर उस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, अगर F net इज इक्वल टू 0 है तो अगर ये 0 है तो मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज आल्सो 0। ध्यान से देखो, अगर F net 0 है तो मास तो 0 है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 0। और अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 दिया है तो दिस टर्म इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूं कि m1 a1
प्लस m2a2 अप टू mn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 से लेके mn दैट इज इक्वल टू 0। और ये 0 तभी हो सकता है जब ये ऊपर वाली टर्म 0 हो, ठीक है, ऊपर वाली टर्म 0 हो, मतलब m1a1 प्लस m2a2 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो अगर ये 0 है उसका मतलब ये नहीं है कि a1 a2 0 है, ठीक है, दिस डजंट मीन, मतलब अगर मैं बोलूं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 0, दैट डजंट मीन दैट a1 a2 is 0, ठीक है, a1 a2 0 नहीं है बच्चों, ठीक है, क्यों 0 नहीं है? देखो एक्सेलरेशन कब आता है? जब किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगता है, ठीक है, और अगर वो रेस्ट पर है तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। बट यहाँ पर जैसे यही वाला एग्जांपल ले लो, दो मास है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, बट दोनों पार्टिकल का, लेट्स से अगर मैं इसका एक्सेलरेशन बोलूं a1 और इसका एक्सेलरेशन बोलूं a2, तो a1 और a2 दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, ठीक है, सेम तो जाने दो, सेम नहीं होगी, जो भी है, बट a1 a2 की कुछ वैल्यू होगी। देखो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? a1 विल बी इक्वल टू फोर्स उस पे जो लग रहा है डिवाइड बाय उसका मास m1, सो फोर्स है g m1 m2, तो उसमें से m1 कैंसिल हो जाएगा, g m2 by r square, and what is the acceleration of second particle? It will be f by m2, सेम तो नहीं है, g m1 by r square है, अच्छा नहीं r square नहीं है, ये m2 ही है, तो r square। तो ये आया एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल, सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, उसका मतलब हर एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है, दिस इज नॉट अ गुड स्टेटमेंट, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। अब देखो तो मैंने बता भी दिया कि एक्सेलरेशन आता है पार्टिकल का। अब इसी की हम आगे डिस्कशन करते हैं कि जब नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल और ऑन द सिस्टम इज 0 है, तो मैंने बोला कि a1 a2 है वो 0 नहीं है, पहली बात, अपना पहला पॉइंट ये रही, नोट करते जाना। अब अगर मैंने बोला कि a1 a2 जो है दैट इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स v1 v2 इज नॉट इक्वल टू 0, v1 v2 होगा, वाई v1 होगा क्योंकि a1 है, और v2 होगा क्योंकि a2 है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। अब ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी की वैल्यू ही रहेगी, हो सकता है वेलोसिटी 0 भी हो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, बट एक्सेलरेशन, ठीक है, तो ये समझो कि एक्सेलरेशन है तो थोड़ी देर बाद बढ़ेगी, ये मतलब है, मतलब 0 नहीं है, ये समझना है। उसके बाद अपन देखो, अपन ने बोला कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 0। अब अभी हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम dvcm by dt, और अगर दिस इज इक्वल टू 0 है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि dvcm by dt अगर 0 है तो किसी भी चीज का अगर डिफरेंशिएशन 0 है तो वो चीज क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अगर किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है उसका मतलब VCM क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। देखो VCM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट आई है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होने का ये मतलब नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होने इज इक्वल टू कांस्टेंट होने का ये मतलब नहीं हो 0 है, 0 हो सकती है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब जब भी मुझे ऐसा दिया हो कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 0, तो मैं किन किन पॉइंट्स पे पहुंच सकता हूं कि भाई सिस्टम इज एट, या तो सिस्टम नहीं बोलूंगा मैं, सेंटर ऑफ मास, मतलब अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो VCM क्या है? पहली बात कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि VCM 0 है, VCM इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इट इज एट रेस्ट और may move with constant velocity, ठीक है। वो या तो रेस्ट पर है सेंटर ऑफ मास,
या वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, ये समझना है, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। रेस्ट पर है उसका मतलब या तो वो जीरो है, अगर वो जीरो होगा कंटिन्यूसली वो जीरो है तो उसका मतलब भी तो वो कांस्टेंट है ना। जीरो भी तो अगर हर वक्त ही जीरो रह रही है उसका मतलब वो भी एक कांस्टेंट टर्म ही है। तो मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है वेलोसिटी की, बट वो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट। अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या दिया है, जीरो, और अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है तो भी हमने लिखा था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास किसके बराबर होता है, m1v1 प्लस m2v2 अप टू mn डिवाइड बाय m1 प्लस m2 अप टू mn। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, दिस टर्म इज कांस्टेंट, उसका क्या मतलब है, ये वाली टर्म कांस्टेंट है। और देखो ये तो मास का टोटल सम है जो कभी चेंज नहीं होने वाला है, तो ये वाली टर्म भी अपन लिख सकते हैं कि ये भी कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है। उसका मतलब m1v1 प्लस m2v2 दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। या तो तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि m इंटू VCOM टोटल मास ऑफ द सिस्टम, ये टोटल मास ऑफ द सिस्टम, और इंटू VCOM दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और मास टोटल इंटू VCOM क्या होता है, मोमेंटम, दैट इज m टोटल इंटू VCOM दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। और अगर मोमेंटम कांस्टेंट है उसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है। ठीक है, अगर p कांस्टेंट है उसका मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, p इनिशियल दैट इज इक्वल टू p फाइनल। राइट वाली चीजें मिटा दूंगा अभी। ठीक है, तो यहां से हमने देखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सीखा अपन ने। ठीक है, अभी तक तो अपन ने सीखा था कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो अपन p को कांस्टेंट लेके किए थे, मैंने बताया था। तो अपन ने देखो यहाँ से स्टार्ट किया कि अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हमने वो केस कंसीडर किया है जब नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। ठीक है, तुम्हें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं वो बताता हूँ। और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है उसका मतलब ये नहीं है कि a1 a2 भी जीरो है, a1 a2 हो सकता है। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है उसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है। उसका मतलब या तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रह सकता है या वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। ठीक है, जीरो भी है, लगातार अगर जीरो रह रही है तो वो भी एक कांस्टेंट ही रह रही है हमेशा। तो या तो वो रेस्ट पर है तो हमेशा रेस्ट पर रहेगा, या तो वो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। ठीक है, और अगर VCOM कांस्टेंट है, ठीक है, इसको अपन हटा ही देते हैं क्योंकि या तो जीरो है या नहीं है, तो बिल्कुल नहीं लिखना सही नहीं रहेगा। ठीक है, इसको सीधा ऐसे लिख देना। तो VCOM दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो m1v1 प्लस m2v2 अप टू mnvn डिवाइड बाय टोटल मास। राइट, तो यहां से इसको मैंने लिख दिया mt और उसको इधर ले जाओ तो इट विल बिकम टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास व्हिच इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है, उसका मतलब जो इनिशियल मोमेंटम था सिस्टम का दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और इसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, यही स्टेटमेंट अपन बोलते हैं दिस इज इक्वल टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसी सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा अगर उस पे नेट फोर्स क्या दिया है, जीरो दिया है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट लिख ही देते हैं कि if f net that is equal to 0, that means acceleration of center of mass is equal to 0, that means velocity of center of mass that is equal to constant, that means p initial equal to p final, that is known as conservation of linear momentum, p initial that is equal to p final। ठीक है, अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है और p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है। अगर मैं ये बोलूं कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है, उसका मतलब ऐसा समझो, नहीं ऐसा नहीं,
अब एक और बात करते हैं कि VCOM कांस्टेंट है, तो मैंने बोला कि V1 एंड V2 भी प्रेजेंट है, ठीक है। V1 V2 भी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ A1 एंड A2, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ A1 एंड A2, V1 V2 है अपने पास, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, दैट डजंट मीन दैट काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कोई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m इंटू VCOM स्क्वायर ऐसा नहीं आता। एक और बात, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। सो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी, और v1 v2 थोड़ी 0 है, ठीक है। VCOM 0 है, या तो VCOM कांस्टेंट है या 0 है, ठीक है। 0 भी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली चीज 0 है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज नॉट इक्वल टू 0। V1 V2 प्रेजेंट है, हो सकता है VCOM जो दिया है वो भी कुछ वैल्यू हो, और उस केस में तो कुछ वैल्यू है इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तभी भी काइनेटिक एनर्जी तो 0 वैसे भी नहीं होगी, सीधी सी बात है। V1 V2 तो हमेशा ही प्रेजेंट है, राइट। अब देखो मुझे ऐसा दिया है कि F नेट ऑन द सिस्टम इज 0, तो मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है, ठीक है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो इफ P इज कंजर्व्ड, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, और दूसरा स्टेटमेंट है इफ सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट मोमेंटम इज कंजर्व्ड। दो स्टेटमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है, ध्यान से देखोगे तो फर्क तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। एक तो है कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, एक तो है कि मोमेंटम कंजर्व्ड है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। देखो हमें ये जो रूल मिला है जो मोमेंटम कंजर्वेशन का, वो कहां से मिला है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, वहां से मिला है। तो अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है उसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है। और वेलोसिटी ऑफ, अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है उसका दो मीनिंग हो सकता है, एक तो VCOM कांस्टेंट, मोमेंटम कंजर्व्ड है मतलब VCOM क्या है? कांस्टेंट है अपना, यही है, VCOM कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का मतलब मैंने बताया, कांस्टेंट का मतलब या तो 0 भी हो सकता है, या तो कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, या तो 0 हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही है, ये गलत बात है बोलना। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मोमेंटम कंजर्व्ड है। हाँ सही बात है, अगर सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है मतलब ये वाली चीज है, उसका मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड है। या सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है फिर भी मोमेंटम कंजर्व्ड है, ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ये दोनों केस अपने बन सकते हैं। जो अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर हमेशा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कंजर्व्ड है तो या तो 0 पे भी हो सकता है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट अपना कैसा हो जाएगा बच्चों? फॉल्स। और ये अपना क्या हो जाएगा? ट्रू, ठीक है। तो ये काफी कॉन्सेप्चुअल बातें की है अपन ने इस वाले टॉपिक के अंदर। अब देखो एक दो और बातें बताता हूँ, ठीक है। ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन का आ गया। अगर नेट फोर्स 0 है, अब इसी चीज को नेट फोर्स से भी रिलेट कर सकते हैं। अगर F net that is equal to 0, that implies center of mass is at rest। और अगर मुझे दिया है कि center of mass is at rest, that implies F net is equal to 0। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट वापस ट्रू फॉल्स ही बताने हैं। जब भी तुम्हें ऐसा स्टेटमेंट आएगा तब तुम्हें ये समझना है कि इस पहले वाले स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में दूसरा दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर नेट फोर्स ऑन, इसका ये मतलब है कि अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम में 0 है उसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है। और दूसरा ये बोलना चाहता है कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो F net 0 है।
कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो अभी हमने बोला कि अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है, उसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, उसका मतलब VCOM क्या है, कांस्टेंट है। तो सेंटर ऑफ इसके दो वापस हो सकते हैं, या तो वो रेस्ट पर हो सकता है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो अगर नेट फोर्स 0 है तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता। 50% प्रोबेबिलिटी है कि या तो वो रेस्ट पर हो सकता है या कोई कांस्टेंट टर्म वैल्यू के साथ मूव कर सकता है, बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है उसकी। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। और रही बात सेकंड स्टेटमेंट की, तो उसमें मुझे उल्टा दिया है कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है उसका मतलब तो भाई श्योर है कि भाई नेट फोर्स 0 ही होगा, या तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है उसका मतलब भी नेट फोर्स क्या है, 0 है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बच्चों। लिख लो इसको, राइट। तो ये कॉन्सेप्चुअल बातें अपन को सीखनी है सेंटर ऑफ मास के बारे में। अब एक और बातें करते हैं। जब भी अपन को दिखे कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं कर रहा है, मतलब ऐसा समझो कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या है, 0। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या है, 0। नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है तो मैंने दो बातें बोली कि सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 भी है या VCO में कांस्टेंट वैल्यू भी है। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है 0, इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू 0, तो उसका क्या मतलब हो सकता है, उसका मतलब m1v1 प्लस m2v2 दैट इज इक्वल टू 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि m1 dx1 by dt प्लस m2 dx2 by dt दैट इज इक्वल टू 0। तो मैं लिख सकता हूं m1 dx1 प्लस m2 dx2 दैट इज इक्वल टू 0। तो m1 dx1 दैट इज इक्वल टू माइनस m2 dx2। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं m1 x1 दैट इज इक्वल टू m2 x2 मैग्नीट्यूड में। ठीक है, अभी x1 x2 क्या है मैं बताता हूं। ठीक है, लेट्स से दो पार्टिकल है जिनका मास है m1 एंड m2। ठीक है, अब मुझे ऐसा दिया है कि सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, और सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट पर है। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये वाली चीज। x1 x2 क्या है, x1 x2 आर द डिस्प्लेसमेंट, आर द पाथ, या तो ऐसा समझो डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच मास। ठीक है, x1 x2 आर द डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच मास। ठीक है, आफ्टर इनिशियल पोजीशन। मतलब इसका ये मतलब है, देखो कि अगर मुझे ऐसा दिया है कि ये जो m1 है वो यहाँ पर आया x1 डिस्टेंस पे, और m2 आया है वो इस साइड आया x2 डिस्टेंस से। ठीक है, इस तरीके से आया, तो मैं क्या लिखूंगा, x1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। जो तुम्हें सवाल के अंदर दिया हुआ, अभी एक सवाल भी कराऊंगा कि ये इतना मूव किया, तो x1 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा, m1 x1 प्लस उसका भी उसी डायरेक्शन में है, तो मैं क्या करूंगा, m2 x2 दैट इज इक्वल टू 0। ये मेरे को करना पड़ेगा अगर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर दिया है तो। ठीक है, ये वाली चीज तुम्हें सीखनी है यहाँ से। ठीक है, जब भी मुझे ऐसा दिया है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, 0 है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि m1 x1 प्लस m2 x2 दैट इज इक्वल टू 0, where x1 x2 आर द डिस्टेंस कवर्ड इन वन डायरेक्शन। ठीक है, अब ऐसा हो कि ये वाला पार्टिकल x1 इधर जा रहा है और ये जो है वो x2 इधर आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या लिखता है, m1 x1 प्लस m2 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू 0। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, सो दीज आर द डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच मास आफ्टर द इनिशियल पोजीशन। तो यहां से वापस क्या बन जाएगा, देखो m1 x1 दैट इज इक्वल टू m2 x2। ठीक है, ऐसा मैं कब लिख सकता हूं, जब सेंटर ऑफ मास सिस्टम का कैसा है, रेस्ट पर, राइट। तो इसी पे बेस्ड मैं एक सवाल कराऊंगा अभी, देखो ध्यान से।
इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड लेट से मुझे ऐसा दिया है कि ये पानी है, पानी के ऊपर एक नाव है, नाव के ऊपर यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी। तो यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है। अब ये जो है लेट से इसका मास है 20 kg, नाव जो भी है। ये जो आदमी है उसका मास ले लो 50 kg। उसको क्या करना है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाना है, ठीक है। अब देखो पानी में डालने का मतलब है कि फ्रिक्शन यहाँ पर क्या है, 0 है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है पानी और बोट के बीच में। एक बात है कि और इसकी लेंथ दी है पहले तो 10 मीटर, 10 मीटर की बोट है। तो जब ये आदमी यहां से यहां जाएगा, ए से भी जाएगा, तो इट इज ऑब्वियस कि बोट है वो पीछे जाएगी, ठीक है। सिस्टम पे और कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग ही नहीं रहा है, ठीक है। सारे फोर्स है, फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है, कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग ही नहीं रहा है सिस्टम पे। तो जब वो ए से भी जाएगा, सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बोट, बोट पीछे जाएगी, ठीक है। तो मुझे वही बताना है कि जब ए से बी पार्टिकल जा रहा है तो बोट है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट व्हेन person will reach to other side, right, person will reach to other side। ये जब यहां पहुंच जाएगा तो बोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखो करते हुए लेट से ये जैसे ही ए से बी चला गया, ये जो बोट है वो कुछ x डिस्टेंस पीछे आई। तो मैं मेथड ही बता रहा हूं कि ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो लेट से ये पानी है, इनिशियली बोट यहां पर थी, अभी बोट है यहां पर, ठीक है। इनिशियली यहां थी लेट से, अभी है यहां पर, इतना आगे चली गई, मतलब बोट x डिस्टेंस पे आगे चली गई। इनिशियली वो यहां खड़ा था, ठीक है, उसको यहां जाना था, लेकिन अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूंगा तो बोट भी पीछे पीछे जाती जाएगी, ठीक है। तो वो जब बोट के दूसरे कॉर्नर पे पहुंचा था वो यहाँ था, अभी यहाँ ए है और यहाँ बी है, बोट पीछे चली जाएगी थोड़ी, ये इसको ए डेस बी डेस बोल दो। इनिशियली ए बी था, तो ये जब यहाँ से यहाँ जा रहा था, मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ, तो ये इनिशियली जब यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो बोट का ये कॉर्नर यहाँ चला जाएगा, आदमी फिर इधर पहुंच जाएगा, ठीक है, बी डेस पे रहेगा। तो ग्राउंड फ्रेम में तो मुझे वो बी डेस पे ही दिखेगा, राइट। अब देखो सेंटर यहाँ पे था तो वो सेंटर कहीं और शिफ्ट हो गया होगा, पहले का जो सेंटर है वो यहाँ पर था, पहले वाले AB का सेंटर, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अगर ये x है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 5 - x बिकॉज दिस हाफ डिस्टेंस इज 5, ठीक है। और सेंटर से एक कॉर्नर की डिस्टेंस है टोटल, ये वाली देखो 5 है नई वाली पोजीशन के लिए, और ये वाली भी है 5, और बोट x जितना आगे गया है, ठीक है। अभी पर्सन यहाँ पर है, पर्सन अभी यहाँ पर है, ठीक है, और ये a है, ये 5 - x है, फिर तो ये वाला कितना है, ये वाली चीज, ये वाली है 5, ध्यान से देखो, दिस इज 5। तो ये जो आदमी है वो कहां से गया रियलिटी में, ए से बी तक, और बोट कितना पीछे आई, बोट कितना पीछे आई, बोट यहाँ पर थी इनिशियली और यहाँ से यहाँ आई, मतलब x जितना आगे आई। तो कोई यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0, कोई फोर्स नहीं लग रहा है सिस्टम पे, सब कुछ 0 है। तो मैं लिख सकता हूँ m1 x1 दैट इज इक्वल टू m2 x2, या तो अच्छे से लिखोगे तो m1 मतलब मास ऑफ पर्सन इनटू वेलोसिटी ऑफ पर्सन प्लस मास ऑफ बोट इनटू वेलोसिटी ऑफ बोट दैट इज इक्वल टू 0। मास ऑफ पर्सन कितना दिया है 50, नहीं ये xp लिखो ना, m1 x1 लिखते हैं ना xp। तो व्हाट इज xp, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पर्सन, पर्सन a से भी गया, ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहा हूँ, a से भी गया मतलब इतना गया, तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस, या ऐसा भी कर सकते हो 5 + 5 - x, so that is basically 10 - x plus mb mass of b that means boat which is 20, and what is the
displacement by the boat in backward direction which is minus x that is equal to 0. तो ये हो जाएगा 500 माइनस 50x माइनस 20x दैट इज इक्वल टू 0. तो 70x इक्वल टू 500, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 50/7 मीटर. तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया बोट ने, राइट. तो जब भी इस टाइप के सवाल आए जिसके अंदर सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट पर रहेगा, तब तुम लोग ये वाली चीज यूज कर सकते हो, m1x1 दैट इज इक्वल टू m2x2. अगर साइन की गलती ना हो तो सीधा यही यूज किया करो, m1x1 दैट इज इक्वल टू m2x2, जिसमें एक वाली डिस्टेंस है वो इस साइड है ये वाली, और ये वाली इस साइड है. इसमें बस सीधा मैग्नीट्यूड पुट करना है, क्योंकि देखो ये माइनस हो गया, अगर ये इधर माइनस एक्स भी लिखता तो इधर जाता, तो ये क्या हो जाता mp xp दैट इज इक्वल टू mb xb, यही हो जाता ना. फिर तुम लोग सीधा यहाँ पर x लिखते, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है. तो यही वाली बात है, m1x1 इज इक्वल टू m2x2. काफी बार काफी बुक्स में ऐसा भी देते हैं m1r1 इक्वल टू m2r2. ये कब लिख सकते हैं, जब ये वाली चीज दी, राइट. कुछ क्वेश्चंस भी अपन देखेंगे इसके, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं.